cute little bacterias, welcome back to my channel Mansi on Cam. So for today's video we'll be discussing that मैंने रीनी 2026 में अपनी बायोलॉजी में क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी कि मेरे 340 नंबर आए थे 360 नंबर में से, और जो नीट 2026 हुआ था, हाँ वही पेपर जो कैंसिल हो गया था, उसमें मेरे 360 और 360 आए थे। और मैं ये भी बताऊंगी कि मेरी गलती क्या थी कि मेरे वो 4 सवाल गलत हुए जो आप रिपीट ना करें आपके पेपर में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैंने स्ट्रैटेजी क्या लगाई थी। देखो, बायोलॉजी की सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी तो एक होती है जो हम सबको पता है, विच इज़ द एनसीईआरटी, कि हमारी एनसीईआरटी हमारी माता है और हमें इसकी ही पूजा करनी है। सो या आई डिड स्टडी बोथ दीज एनसीईआरटीज। ये मेरी 11th की एनसीईआरटीज की हालत देख सकते हैं आप, और ये मेरी 12th की एनसीईआरटी है। तो हम 11th की एनसीईआरटी से चालू करेंगे। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी जो थी, मैं लाइन बाय लाइन, तो ऑब्वियसली आप लोग को पढ़नी है, इसमें आपको कोई भी वो नहीं देना है कि हम कैसे पढ़े क्या पढ़े, पूरी लाइन टू लाइन ही आपको पढ़नी चाहिए। वही एक तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का। और मिनिमम टू मिनिमम पेपर होने के पहले जो भी नीट 2027 वाले बच्चे हैं उन सबके लिए मैं यही कहूँगी कि मिनिमम से मिनिमम आपको ये 7 से 8 बार तो ये किताबें आपको पढ़नी है। ये दोनों किताबें लिटरली 7 to 8 टाइम्स आपको पढ़नी पड़ेगी। मैंने भी पढ़ी है, आगे आने वाले लोग भी पढ़ेंगे, जो पहले पढ़े थे वो भी पढ़े थे, सब पढ़ते हैं, तो आपको भी पढ़नी पड़ेगी। यू आर नॉट ए स्पेशल वन। उसके अलावा अगर मैं बात बताऊं कि मैंने पढ़ी कैसे थी, तो वो है, देखो, एक होता है पढ़ना, एक होता है समझ के पढ़ना। दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो या किसी भी, आप खुद भी सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप नोट्स तो बनाते ही होंगे। तो उन नोट्स को पहले थरो करो। जो क्लासेस हैं उनमें एकदम अटेंटिव रहना है। बायो की ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी है तो अपन झपकी मार लेते हैं, नहीं, आपको अटेंटिवली अटेंड करनी है क्लासेस। और जो भी टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल अपन एनिमल किंगडम ले लेते हैं, अगर उन्होंने एनिमल किंगडम ही पढ़ाया है तो मान लो उन्होंने पढ़ाया पॉरीफेरा तक, तो पॉरीफेरा का आपको पहले ये लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो भी इनका एसेंस बन रहा है वो ऐसे या तो क्वेश्चंस के फॉर्म में या ऐसे इस तरह से समरी के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ओ माय गॉड, मुझे नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। भले ही इतना कोई टाइम हुआ नहीं है नॉस्टैल्जिया जितना, फिर भी हिट हो रहा है, 1 महीना तो हो ही गया है ना। उसके बाद इस तरह के अपन स्टिकी नोट्स जो होते हैं मैं वो भी प्लेस डाउन कर देती थी। और जो डायग्राम्स है, मेक श्योर वो डायग्राम्स आप सारे पढ़ें। ये सारे डायग्राम्स आप लोग को पढ़ने हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस पुट ऑन कर लो, ऐसे हाईलाइट करो, लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, इस तरह से आपको पढ़नी है। और जो भी लाइन इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कर लेना है। इंट्रो के पेजेस ज़रूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक आधा चैनल भी अभी आई विल टेल यू अबाउट द चैनल जो मैंने अपने टाइम पे एंड मोमेंट तक, लिटरली रीनीट जिस दिन था ना, 21 जून की सुबह तक भी मैं जो है इंट्रो वीडियोज़ और साइंटिस्ट का जो पूरा रिकैप होता है वो पढ़ रही थी। तो मेक श्योर वो पढ़ के जाओ। भले रीनीट में सवाल आए ना आए, बट एनटीए का अपन कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो मेक श्योर यू डू दैट। उसके अलावा अगर देखें तो हाँ, ये मैं तो ऐसे पढ़ते थे। ये जो स्टिकी नोट्स है ये काफ़ी काम की चीज़ होती है। स्पेसिफिकली एनिमल किंगडम में ना यार, मेरे को तो लगता है मेरी फैकल्टी, आई वॉज इन एलन, तो एलन की में जो मेरी फैकल्टी थी भाई वो बहुत ही अच्छी थी, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से नाम रटवाए थे। लिटरली फाइलम सेलेंट्रेटा के तो मुझे आई थिंक अभी भी याद है। और उन्होंने हमें गाने की तरह बताया था, ऐसे बताया था, देखो मैं बताती हूँ। हाइड्रा, अडेम्सिया, ओरेलिया, ओबेलिया, फाइजेलिया, गोर्गोनिया स्पेसियलेंट, गोर्गोनिया मिएंड्रेना एंड मैं भूल गई, सॉरी, रुको मेरे को थोड़ा रिमेम्बर करने दो। हाइड्रा, ओरेलिया, अडेम्सिया, हाइड्रा, ओरेलिया, अडेम्सिया, क्या था यार, शिट, मैं गानों कैसे भूल सकती हूँ। इससे साबित होता है मैंने 1 महीने में कितनी झक मारी है कि मेरे को एक वो जो गाना था मुझे वो भी याद है। 2 मिनट रुको, मेरे को याद है, मैं याद कर लूँगी। हाँ, तो जब मुझे याद आएगा ना, मुझे अचानक से बोलने लग जाऊँगी। तो अपन, हाँ, जो भी है, मुझे कुछ बोलना बस मैं भूल गई यार, इतनी चीज़ें थी मेरे दिमाग से निकल गया। बट मुझे अभी भी अगर आप मुझे एमसीक्यू दोगे तो मैं पहचान लूँगी ना। इस तरह से उन्होंने हमें याद करवाया था। हाइड्रा, अडेम्सिया, ओरेलिया, ओबेलिया, फाइजेलिया, गोर्गोनिया मिएंड्रेना। हाँ, तो देखो मैंने बोल दिया ना सारे। तो ऐसे याद करने थे, और उन्होंने एकदम टिप्स पे करा रखे थे। लिटरली एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स के लिए लोग रोते रहते हैं, और मेरे को एक बार भी स्ट्रेस नहीं हुआ। 11 में मैंने एक बार एग्जाम्पल पढ़े थे, उसके बाद मुझे हर बार याद रहते थे। उन्होंने इतने अच्छे से याद कराया था। जैसे जो फाइलम वो होती है एस्केलमेंथीज, वो नेमेटोड्स हैं, वो हमारी बीमारी कॉज करते, तो वो क्या लगाते हैं, वो हमारी वाट लगाते, तो उन्होंने लगाया था वाट से याद रहेगा, विचरेरिया, एटेनिया, इस तरह से उन्होंने हमें पूरा याद करवाया था। तो बड़े वो तो हमें ये याद रखने हैं। एनसीईआरटी का तो कोई भी पार्ट मत छोड़ो भाई, ये तो बहुत तमीज़ से पढ़ना। जैसे ये इनके बारे में ना, जैसे ये है तो कौन से किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें लिख दी थी, ऐसे हाईलाइट करो। तो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग दैट यू शुड फॉलो। उसके बाद
कहाँ है, जैसे ये कैनोसाइट जो था हमारा, ये जो हमारा निडेरिया सेल्स होते हैं, कैनोसाइट सेल्स, इनको स्टिंग सेल्स जिन्हें बोलते हैं, हाँ स्टिंग सेल्स, मुझे याद आ गया, स्टिंग सेल्स इन्हें बोलते हैं। तो इनका डायग्राम ये हमें वैसे तो लेबलिंग भी करा देते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट ये डायग्राम आ जाए कभी भी रैंडमली कि भाई ये कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि अच्छा ये स्टिंग सेल है, ये नीडोब्लास्ट सेल है, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट सेल ये याद रहना चाहिए। उसके अलावा हाँ देखो, जैसे आप मेरे देखोगे मैंने आई थिंक हर पेज पे ऐसे स्टिकी नोट्स और ये सारी चीज़ें लगा रखी है। जो भी मैं पढ़ती थी उस पैराग्राफ को मैं जस्ट बगल में ऐसे उसके बारे में, मान लो ये पैरा पढ़ा तो इसमें जो भी समरी मुझे लगी वो मैंने लिख दी, वो मैंने इस तरह से मैंने लिखी हुई है। और ये आप लोग भी लिखना, ये बहुत हेल्पफुल करती है। इसके बाद अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगी जो भी बहुत हेल्पफुल होती है, तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो या ऑल दीज थिंग्स इस तरह से याद करना, डायग्राम बिल्कुल याद रखना। डायग्राम्स में इतना कंफ्यूज करता है एनटीए, भले इस साल डायग्राम वाइग्राम के इतने कोई खास सवाल दिखे नहीं, बट ये आ सकते हैं, प्लीज़ मेक श्योर। और एक और हाँ, जो बोलते हैं ना लोग एआर में बहुत प्रॉब्लम आती है, लिटरली मैं बताऊँ मेरे एमसीक्यू नॉर्मल गलत हो जाते थे बट एआर गलत नहीं होते थे। और अभी भी मेरा एक भी एआर गलत नहीं हुआ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न वही होता है, क्या होता है कि आप ना असर्शन रीज़न हमारी बायो में आपको पूरी बुक में कहीं भी ऐसा लग रहा है ना कि हाँ कि भाई ये रीज़न हो सकता है, उसको वहाँ पे एआर मार्क कर लो। मैंने मार्क भी करे हुए हैं, मैं बताती हूँ, मैंने जहाँ पे भी मार्क करे हुए होंगे वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, पर मुझे दिख जाए, क्योंकि जैसे हिसाब से मैं लिखती थी और पढ़ती थी, मेरे को नहीं लगता, मेरे को भरोसा भी नहीं है कि मुझे भी याद मिल जाएंगे। कहाँ है यार, मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने कैसे कहाँ लिखा था, देखो मैं बताती हूँ, मिल जाएंगे तो अपन बता, तो मैं दूंगी सही आप लोग को। हाँ पर जो भी है, अगर ना मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी ऐसे कि मैंने कहाँ लिख रखा होगा, हाँ पर जैसे भी मैं बताऊँ भी 12th वाली में काफ़ी जगह लिख रखा होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये असर्शन है, ये रीज़न है, तो आप वहाँ पे लिख दो ब्रैकेट बना के AR। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और ये बहुत हेल्पफुल होती है। या फिर स्टिकी नोट्स ना लगाने हो ना, तो इस तरह के, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी में ये चीज़ अप्लाई करी थी कि मुझे ना ऐसा NCERT में बहुत सारे जो हमारे नोट्स में जैसे डायग्राम बनवाते हैं, वैसे एग्जैक्ट डायग्राम हमें नहीं मिलते, बट वो डायग्राम हेल्पफुल होते हैं समझने के लिए, तो वैसे डायग्राम बना लेना। फिजियोलॉजी में बहुत अच्छी ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक होती है याद, पूरा जो मैकेनिज्म होता है ना उसको याद करने की। NADP NADH कैसे, इस तरह से मैंने ना चिट्स बना के स्टैपल कर दी थी मेरी NCERT में, मेरे को बताने में तब हो रहा है, तो मैंने एकदम प्रॉपर इस तरह से बना के उन्हें स्टैपल कर दिए थे, और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं लिटरली। ये पूरा मैकेनिज्म ना एकदम ऐसे रटवा देते हैं। NADH2 और FADH2 को दोनों का अलग अलग बनाना, वो बेटर रहता है, तो क्योंकि उससे ना आपको समझ जल्दी आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटोन ट्रांसफर, सब कुछ बेटर समझ आता है, तो वैसे ही रखा, ठीक है। और NCERT के इमेजेस तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ढंग से याद रखना यार, मैं इनको अच्छे से फोल्ड करके रख दूँ मेरी यादों को, ठीक है। उसके बाद जैसे ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, NCERT में दे रखा है, बट मैंने अपना भी बना के जो मुझे नोट से बनवाया था वैसा बना के एज इट इज यहाँ पे स्टैपल करा है, क्योंकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है, तो ये याद रखना कि आप ऐसे बनाओगे। हमारी NCERT क्यों बाहर आ रहे हैं यार, मेरा एक्चुअली क्या है, मैं ना ये बहुत घर घिसी है, 11th की जिसने ज़्यादा घिसी है, क्योंकि ऑब्वियसली 11th को आप दो बार करते हो, 11 12। बारिश आ रही है बाहर, देखो मैं कितना अच्छा नज़ारा हो रखा है, आप लोग को कपड़े वपड़े सब दिख गए भले ही आप लोगों को, पर चलो ठीक है, वी आर अनफिल्टर्ड, क्या बोलते होते हैं ना, तो हम अनफिल्टर्ड है। तो ये मैकेनिज्म्स हैं, ये सारी चीज़ें, मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस का भी अगर आप लोग चाहोगे ना तो आप कमेंट डाउन करना। वैसे तो इतने कोई मेरे बैक्टीरिया अभी इकट्ठे नहीं हुए कि मुझे कमेंट्स आए, बट हाँ मुझे कमेंट डाउन करना अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट हो, तो आई विल पोस्ट दैट वीडियो एज वेल। तो ये जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यू नीड टू मेंशन इट, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके उसके लिए, जैसे ये स्टिकी नोट्स, ह्यूमन फिजियो होगी, या देखो मेरे को मिल गया ना AR, तो मैं ऐसे रखती थी कि अगर मुझे कोई भी AR रखता था तो मैं ऐसे यहाँ लिख देती थी AR, और AR लिख के अपना पूरा आगे का करती थी, ये स्टिकी नोट्स लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल रखती है। बायो की NCERT ना ऐसे ही पढ़नी चाहिए, एकदम पढ़ ली वो नहीं होता है, पढ़ो और याद रहे वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 11th की NCERT। अब मैं 12th की बता दूँ। 12th की में मैंने ज़्यादा अच्छे से रख रखा है, बिकॉज 11th में तो मैं नई थी ना NCERT पढ़ने के लिए, तो मुझे इतनी एक स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती थी कि कैसे पढ़ूँ, मुझे भी समझ नहीं आता था कि ऐसे करूँ यार, इतने बड़े पैराग्राफ है, बोर हो रही हूँ,
तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज विद द टाइम जब आप पढ़ते जाते हो ना, आप खुद अपना डिस्कवर करते हो, अच्छा यार मैं इसमें ये कर सकती हूँ, अच्छा मैं इसमें ये भी तो कर सकती हूँ, तो यू विल फिगर इट आउट ऑन इट्स ओन। मैंने भी जैसे 12th में, मैंने 11th में ये चीज़ इम्प्लाई करी, तो मैंने पहले 12th में इम्प्लाई कर रखी ये चिट्स की, ये मैकेनिज्म की। कोई ऐसे बहुत से एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होते हैं, बट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं थोड़ा अच्छी से समझने के लिए चीज़ों को। ऐसे में बायो हमारा जो वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज़ वाला चैप्टर है, तो उसमें क्या है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें अलग भी बताई जाती है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाती है, बट वो चीज़ भले आंसर क्वेश्चन में डायरेक्ट आए ना है, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो चीज़ें में ऐसे है, जैसे ये है ना मेरिस्टेम कल्चर का क्या यूज़ होता है, वो किस तरह से बहुत सारे माइक्रो प्रोपोगेशन में ही नहीं लिखा हुआ कि कौन से पार्ट्स में एक्स प्लांट को यूज़ करके आप क्या लिखोगे, वहाँ पास एक लाइन लिखी हुई है मेरिस्टेम को यूज़ करो डिजीज फ्री प्लांट मिलेगा। बट यहाँ पे देखो ये प्रॉपर सारी चीज़ें ऐसे सर ने लिखवा रखी थी, तो मैंने नोट्स हर जगह, नोट्स कब तक ढूंढोगे ना नोट्स को, तो नोट्स में से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो इसमें ऐड कर लो, तो वो एक पूरा 1 बुक बन जाता है। तो फिर आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता एंड के टाइम पे। एंड के टाइम पे यू जस्ट हैव 2 बुक जो आपको थॉरो करनी है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले ऐड इट, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले ऐड इट, या तो ऐसे चिट्स बना के ऐड कर लो, या फिर जो ये साइड में ऐसे जगह है ना यहाँ ऐड कर लो, दे विल गिव यू प्रॉपर परफॉर्मेंस। ये ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही करती थी सच्ची में। देखो 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 मिल गया ना मुझे AR, इस तरह से मुझे लगता था, तो मैं ये ऐसे AR लिख लेती थी। क्या लाइन है, मैं लाइन पढ़ के बताती हूँ। वो बैसिलस, हाँ ये वाली की बीटी टॉक्सिन जो होता है हमारे में, तो वो मतलब हमारे में नहीं होता है, जो बैसिलस थिरेंजिनेसिस होता है उसमें होता है। तो वो बैक्टीरिया में क्यों नहीं होता, क्योंकि वो गट में जाके अल्कलाइन गट में जाके एक्टिव होता है, और ऐसे क्यों उसको नहीं मारता, तो जो वो बैक्टीरिया को नहीं मारता है बट वो मॉस्किटो के अंदर अल्कलाइन मीडियम में जाके एक्टिव होता है, तो वो पूरा AR है। और ये आई थिंक AR मेरे माइनर में तो आया, मॉक वॉक में तो आया हुआ है, आई डोंट रिमेंबर नीट में आया था नहीं आया आया, तो मतलब मैंने कहीं देखा हुआ है। और ऐसे सवाल आते हैं इसमें। हाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताती हूँ यार, पता है वो लाइन ना मेरे मॉक्स में आती थी, बैड लग गया बुक को, वो मेरी ना लाइन मॉक में आई थिंक 2 से 3 बार वो सवाल आया था, और मेरे को हमेशा मैं उसमें कंफ्यूज जाती थी, क्योंकि वो लाइन मुझे याद नहीं थी एनसीईआरटी की। वो बहुत अच्छी लाइन है, पता है उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं बताती हूँ। इसमें मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं ऐसे, मुझे याद है वो लाइन, मेरे को इतना ट्रॉमा दिया था उस लाइन ने कि मुझे वो लाइन ही याद है। हाँ तो मैं बता देती हूँ, मिलेगी तो कहाँ, कि जो हम 2 प्लेट्स में कल्चर करते हैं ना, वो टेट्रासाइलिन और एम्पिसिलिन को 2 मीडियम में कल्चर करा जाता है। जब दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं तो उसमें कल्चर करना पड़ता है हमें 2 प्लेट्स में, और वहाँ हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि सेम एंटीबायोटिक है, क्योंकि टेट्रासाइलिन के एम्पिसिलिन वाले में तो अपन हटा देते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, बट रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वहाँ टेट्रासाइलिन डालते हैं। तो लाइन है कि टेट्रासाइलिन डाला जाता है, हमें ये रहता है कि मीडियम तो टेट्रासाइलिन ही डालते हैं अपन, बट वहाँ एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आर एडेड, क्योंकि वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइलिन की अलग अलग बात करके बताया हुआ है। तो वो लाइन मेरी इतनी बार पेपर में आती थी, मतलब वो 3 बार मेरे पेपर में आई है, और 3 बार में से मैं 1 बार गलत ही कर रहा, और वो भी तब गलत किया जब मैं पिछले 2 पेपर में सही कर चुकी हूँ। मतलब वो लाइन, और पर उस लाइन में वो एग्जैक्ट लाइन है, वो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं इतना दिमाग लगाती थी, टाइम वेस्ट होता था मेरा हर बार। तो ये याद है कि ये लाइन जरूर याद रखना भाई, तुम्हारे में भी आएगी, सबके में आती है, मतलब जो सब में आती है नहीं आती, मेरे में तो 3 बार आई थी, तो मैं तो बता सकती हूँ कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट लाइन। मैं बताती हूँ यार, अगर मुझे दिख जाए यार वो लाइन पूरी मिलती है, मेरे को लाइनें नहीं मिलती, फिर मेरे साथ ये तब भी होता था जब मैं खुद भी पढ़ती, मुझे लाइनें नहीं मिलती, मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ मार्क कर रखी है। एक बार पता मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने वो लाइन मेंशन कर रखी है, मैंने एनसीईआरटी में लिख रखा है इंपॉर्टेंट, और वही लाइन मेरे पेपर में है, वो लाइन भूल गई मैं। तो ऐसा भी होता है यार, है तो ह्यूमन ना यार, कितनी चीज़ें याद रहेंगी, बट याद रखनी है यार। देखो एट द एंड ऑफ द डे वो एक 90 सवाल ही है, अब उन 90 के लिए आपको जाने कितने सवाल करना है, समझ रहे हो आप लोग बात। तो ऐसा ही होता है, बट अब मेरे को नहीं मिलेगी। देखो मैं उसमें ढूंढती हूँ ना, मैं भी गधी हूँ वीडियो में ना, मैं साबित कर रही हूँ कि मैं पढ़ती थी मैं पढ़ती नहीं थी, मैं पढ़ती थी पर मुझे दिख नहीं रहा यार, वो लाइन बतानी कहाँ चली गई। एम्पिसिलिन ट्रांसफॉर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट नॉट फाइंडिंग इट। तो जो लोग भी एनसीईआरटी पढ़े ना, अगर वो लाइन आपको मिले तो मुझे भी बता देना। बट हाँ ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है, और ये चिट्स वाला जो मैकेनिज्म है ना, ये बहुत सही रहता है
बहुत जेन्युइनली इट हेल्प्स यू इन मैनी थिंग्स। तो ये देख रहे हो आप लोग, ऐसे मैं इस तरह से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, मैं आपको बताती हूँ। देखो देखो इस तरह से ये पूरा जो डिजीज़ का था, चिकनगुनिया वाला जो होता है ना, ये कितना लोग कंफ्यूज जाते हैं, मैं भी हो जाती थी कि डेंगू का क्या टेस्ट है, विडाल टेस्ट किसका है, ये वो ये सारी चीज़ें। तो कुछ नहीं करना आप लोग को, बस ऐसे ये चार्ट बना लो। ये चार्ट इतना हेल्पफुल होता है, इस तरह से चार्ट बना लो, इधर साइड्स में लिख लो। ये मैं ऐसे इस तरह से लिखती थी, मैं ये हाईलाइट करती थी, तो मैं ये सारी चीज़ें करती थी एंड ये जेन्युइन हेल्प करता है। देखो 2025 में इंट्रो आया था, 11 में थी तब तो आया नहीं था, 2024 था तब तो जब मैं 12th में ये आया तो मैंने पढ़ना चालू कर दिया इंट्रोज। तो ये इंट्रोज भी पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं यार इतने, और ये पता है बहुत अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। कहीं कभी काम नहीं आए पर चलो काम याद रहती है तो फन रहता है। इवोल्यूशन है तो इवोल्यूशन में गाइड डेटा अच्छे से याद रखना, मैं अभी बताऊंगी एक और स्ट्रैटेजी। तो ये एनसीईआरटीज़ पढ़ने की स्ट्रैटेजी जो मैंने बता दी। अब होता है कि एंड मोमेंट जो जब 2 महीने बचते हैं, 1 महीना बचता है, तो हम क्या करें। तो हम ये कर सकते हैं, एक तो ये चीज़ है कि एक हम ऐसे प्ले कार्ड्स बना सकते हैं। ये ऐसे मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। वैसे मेरे जो एलन ऐप था ना उसमें फ्लैश कार्ड्स की संभावना होती थी, बट मैंने क्या था, मैंने इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बना रखे थे। ये मेरे को 3 ही मिले, अब पता नहीं सारी चीज़ें हटा दी तो इधर उधर चले गए, बट मैंने मोस्टली सारे चैप्टर्स के बना रखे थे। जैसे ये एक्सक्रीशन का है, ये एनिमल किंगडम का है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ना उसका है। तो ये कैसे बने होते थे, ऐसे ये इस तरह से बने हुए हैं। कितने फन है ना, और ये पता देखो फिर भी बहुत प्यारे से लगते हैं, तो पढ़ने का भी मन करता था। तो ये ऐसे प्ले कार्ड्स आप बना सकते हो। ये एनिमल किंगडम का बना हुआ है मेरा पूरा। फन है राइट, एंड ये बहुत हेल्पफुल होते हैं जेन्युइनली। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि यार अपन मॉक देने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही चैप्टर की, तो फटाफट एक प्ले कार्ड उठाया, देखा, यू जस्ट गॉट गुड टू गो। तो ये चीज़ें जो लोग एलन में हैं उनके तो वैसे एलन ऐप पे फ्लैश कार्ड्स आते हैं, मैं भी उस सर्विस को यूज़ करती थी, तो वो करो, वो बहुत शानदार चीज़ है, उससे और अच्छे से याद हो जाता है। बट जो आउटसाइड एलन स्टूडेंट्स हैं, यूज मेक दीज सर्व द प्रॉब्लम। हाँ यार थोड़ा काम लगेगा, बट हाँ दीज जेन्युइनली सर्व दैट इशू। उसके बाद मैंने और जैसे कुछ शॉर्ट नोट्स होते थे, या मुझे कुछ चैप्टर कंफ्यूजिंग लगते थे, जैसे वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर ऑफ माय नीट हिस्ट्री इट्स विल बी प्लांट किंगडम। वो जो पूरी यूनिट है ना वो 3 चैप्टर की, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। मेरे जीवन में इतना दुख मेरे को किसी चैप्टर्स ने नहीं दिया जितना उन तीनों चैप्टर्स ने दिया जेन्युइनली। तो मैं उन्हें क्या करती थी, मैंने लिख के पढ़ती थी। आई थिंक इसमें तो नहीं होगा, हाँ है। ऐसे इस तरह से मैंने डायरी भी बना रखी थी शॉर्ट नोट्स की। तो मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बस इन डायरीज़ में इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना लेती थी और इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ लेती थी। तो ये बहुत होता था। दे यूज टू बी, जैसे अगर आप देखोगे तो वो हमारा जो एक चैप्टर है इकोलॉजी का, कैसे डेथ होती है, कितने रहते, पूरा डेटा बेस्ड है। तो इस तरह से मैं डेटा, सॉरी डोंट जज मी विद माई राइटिंग, बट हाँ ये पूरा डेटा कि कौन कितना एक्सटिंक्ट हुआ, 50,000 मैंगो की स्पीशी, 1,000 50,000 राइस की स्पीशी, 1,000 मैंगो की स्पीशी, और IUCN की फुल फॉर्म टोटल स्पीशीज कितनी बताई थी, है ना, 45,000 प्लांट, 90,000 एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, सारी डेटा मैं ऐसे तरह से लिख लेती थी। और फिर एंड में तो मैंने ऐसे भी कर लिया था पूरी 11th का डेटा, पूरी 12th का डेटा। अब वो डायरी किस में है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने इस तरह से ऐसी फन डायरीज बना रखी थी। ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस इज नो मैटर हाउ स्मॉल यू स्टार्ट, ऑलवेज ड्रीम बिग। कितना छोटा आप चालू करो पर हमेशा बड़ा सोचो। उसके बाद ये डायरी मिली मुझे कम, मेरी और भी डायरीज़ हैं जो मैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी रखूँगी ना उनमें लाऊंगी, क्योंकि इनमें केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजीज भी हैं, बायो की भी है। तो ये इस तरह की मैंने डायरीज़ भी काफ़ी यूज़ करी है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊँगी आप लोग को। एंड इन चिट कार्ड्स एंड प्ले कार्ड्स के अलावा मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करी थी, मुझे मेरी वाली मिल नहीं रही है। मेरे को एक मेरे सीनियर ने भी ये दे रखी थी, और जो मेरे साथ मुझे जो मिली थी वो पता नहीं कहाँ ही रख दी है। देखो यार वो पूरा ना इस तरह से वो पूरा आप लोग को दिख रहा ऊपर, तो वो पूरा से इतना क्लटर है। अब उस क्लटर में मुझे मिल नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। तो मैं मेरी एक सीनियर की मुझे मिल गई, तो मैं ये वाली बता देती हूँ। तो ये एलन ने बहुत अच्छी सर्विस चालू कर रखी थी कि इस तरह से लाइक जो पूरा चैप्टर है ना, मैं लिटरली एंड के टाइम पे, अभी स्पेसिफिकली मोस्ट ज़्यादा तो रीनीट के टाइम में मैंने बायो इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, शायद ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी मेरी। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया था, बायो पे थोड़ा कम ध्यान दिया था। सुबह 1 घंटा पढ़ती थी, शाम में 1 घंटा पढ़ती थी मैं बस।
बट उसके अलावा और क्वेश्चन और पेपर में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी भाई, वो कुछ भूल गई तो वो याद कर लेती थी। तो बस मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती थी ये जो फास्ट ट्रैक है ना, ये एक एनसीईआरटी और या फिर ये फास्ट ट्रैक मैंने रीनीट के टाइम पे पढ़ी है। ये पूरे चैप्टर को इतनी अच्छे से समराइज कर देती है ये बुक, लिटरली इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। ये चुम्बेश्वरी बुक है, द बेस्ट मटीरियल जो एलन ने आज तक अपने पूरे उसमें बनाया होगा ना, वो ये है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। मतलब एलन के स्टूडेंट होने के लिए मैं जेन्युइनली बताती हूँ कि ये बुक से अच्छा मटेरियल हो ही नहीं सकता है। इतनी अच्छी क्रिस्प एंड क्लियर बुक है ये कि आप बंदे ने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, मान लो मेरा कॉकरोच वीक था, मैंने कॉकरोच कभी इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा, मैंने कॉकरोच से फास्ट ट्रैक से पढ़ा और मुझे सारा कॉकरोच याद हो गया था। इतना शानदार, इतनी शानदार बुक है ये। तो दिस लाइक अगर ये कभी मिलती है ना आउटसोर्स, आई डोंट नो कि एलन आउटसोर्स करता है या नहीं करता। अगर ये नहीं करता है तो आई सॉरी, बट अगर करता है ना गाइज, कुछ खरीदो ना खरीदो, ये जरूर खरीदता। ये बहुत शानदार बुक है, जेन्युइनली बहुत शानदार बुक है। तो ये, उसके अलावा कुछ जो मैंने मटेरियल जो एक्स्ट्रा में यूज, पहले तो बता देती हूँ एलन का मटेरियल। यार मैं एलन इतना बोल रही हूँ, इट्स नॉट अ प्रमोशन वीडियो, सॉरी, मेरे को कोई एलन वाले ने पैसा नहीं दिया, मैं बस बता रही हूँ क्योंकि यार मैं एलन की स्टूडेंट हूँ, तो ऑफकोर्स मैं एलन का बताऊँगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मटीरियल जेन्युइनली प्रोवाइड करा था, मजाक से हटके। तो एक ये बुक है एक्स्ट्रा एज नाम से, ये है असर्शन रीजन्स की बुक। सिर्फ इसमें सिर्फ ऐसे ARs आते हैं और कुछ नहीं आता, मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना AR स्टेटमेंट अरेंजमेंट वाले, जैसे ये सीक्वेंस अरेंजमेंट वाला है, तो सिर्फ यही सवाल आते थे। तो ये बुक बहुत अच्छी स्टेटमेंट अगर आपको रिवाइज करनी है ना, तो वो एक जो एलन की रेगुलर एनालिटिक आती है वो, और ये एक एट ग्लांस वाली बुक आती है, ठीक है। इसमें स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक मैंने बुक ली थी। एलन का तो मटेरियल सारा सॉल्व करते ही थे। उसके अलावा 2 बुक्स और हैं जो मैंने, आई वुड प्रेफर कि अगर आपके एंड से आपने सारा प्रिपेयर कर लिया है ना, आपके एंड से अगर आपने सारा प्रिपेयर कर लिया है तो फिर आप ये लो। मैं बताती हूँ मैंने टाइमिंग कौन सी बुक कब ली थी। ये बुक तो मैंने ले ली थी 11th की ही स्टार्टिंग में, शायद 11th स्टार्ट हुए भी आप एक 15-20 दिन ही होंगे, तभी मैंने MTG ले ली थी। ये फिर अब माइनर का पेपर निकला है इसके अंदर से, कौन सा है, हाँ इट्स माई माइनर पेपर। ये मेरा एक माइनर का पेपर है, वो निकल गया पढ़े वो। हाँ तो ये MTG मैं लेना बोलूँगी कि हाँ आई डू प्रेफर इट। मैंने 12th में ये फिर भी थोड़ा कम यूज़ करी है। 12th में मैंने एंड में इसे यूज़ किया था, 12th में मैंने स्टार्टिंग में इसे यूज़ नहीं किया था, बट 11th में मैं इसे साथ किया। 11th में थोड़ा बर्डन कम होता है क्योंकि 11th में आप सिर्फ 11th पढ़ते हो, बट 12th में आप 11 12 दोनों पढ़ रहे हो, तो 11th एंड में पढ़ाते हैं, फिर भी 12th में थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं 12th में इसे इतना ज़्यादा रेगुलरली सॉल्व नहीं कर पाई थी, बट मैंने इसे एंड में सॉल्व कर लिया था। 12th में मैंने ज़्यादा सॉल्व किया था इस वाली बुक को। ये आई थिंक हाँ दोनों MTG है, बट ये MTG की फिंगर टिप्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इट्स फिंगर टिप्स, और ये MTG की PY की बुक है। अब मैं बताती हूँ दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, या दोनों ही लेनी चाहिए या क्या। देखो मैं सच बताऊँ ना, ये बुक ब्रह्मास्त्र है। MTG की साइड से दिस बुक इज द बेस्ट बुक, मैं खुद बोलूँगी, क्योंकि इस बुक में जेन्युइनली बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें सोचना पड़ जाए, डायग्राम बेस्ड से असर्शन रीजन सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे बुक बहुत बढ़िया लगती थी। इसमें आगे समरी भी होती है, तो आप चाहो तो समरी भी पढ़ सकते हो। भले ही सच बताओ मैंने कभी इसकी समरी नहीं पढ़ी है क्योंकि मेरे पास नोट्स होते थे, NCERT होती थी, ये फास्ट ट्रैक होती थी, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था, तो इसलिए मैं वो नहीं पढ़ पाती थी। बट मैंने इसके सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें सॉल्व करती थी मैं, इफ यू गाइस कैन सी। तो ये बहुत अच्छी बुक है, बट मैं बोलूँगी आप तब लो जब आपको आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई एम लैगिंग विद क्वेश्चंस, आई डोंट हैव क्वेश्चंस, देन टेक इट। देखो 11 में ये भी था कि मेरे पास ये एलन का मटेरियल हमें 11th में नहीं मिला था इतना सारा। 11 में आपको एक रेस देते हैं और छोटी मोटी चीज़ें देते हैं, इतनी चीज़ें नहीं देते। 12th के एंड में, 12th के मिड सेशन में आपको मिलती है, तब आपके पास बहुत बेला टाइम होता है, तो इसलिए आप ये चीज़ें ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्पेसिफिकली मैं ड्रॉपर्स का बोल रही हूँ, जो भी लोग ड्रॉपर में हैं, आप लोग ये मत लो, बिकॉज ये जेन्युइनली एक ऐसा मटेरियल है कि आपको टाइम होना तो सॉल्व करो, बिकॉज इट्स एन एक्स्ट्रा मटेरियल। और कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने एंड से सारी चीज़ें दे देते हैं, बट ज़रूरत पड़ रही है और रिक्वायरमेंट है तो लो। मैंने भी ये ली थी और मुझे तो ये बहुत शानदार बुक लगती है। इसकी वॉल्यूम देख के ज़रूर चक्कर आ सकते हैं आपको। और इसका सबसे अच्छा पार्ट पता है कौन सा है? इसका सबसे अच्छा पार्ट है
ये वाला एग्जाम स्कोरर वाला। तो ये वाला पार्ट है ना इसका, दिस इज द बेस्ट पार्ट। और ये ऐसा होता है इसमें 3-4 एक्सरसाइज है तो आप मस्त कर लेते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहो तो ले लो, नहीं चाहो तो ले, ऐसा नहीं कि इससे कुछ हो बुरा हो जाएगा, बट ये अच्छी चीज़ है, लेनी चाहिए। मतलब मैं अगर टाइम है, समय है, ज़रूरत फील हो रही है, ज़रूर लो। बहुत बढ़िया मटेरियल है और मैंने भी लिया था, आप भी लियो। मेरे भी पैसे लगे, आपके भी लगे, ऐसा नहीं, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स जेन्युइनली अ गुड बुक, यू शुड टेक इट। उसके बाद आती है ये। अब ये बुक इट्स योर चॉइस। अब इस बुक का ना एक मैं ड्रॉबैक बताऊँ, सिंस ये 37 ईयर्स पुरानी है, 1988, मेरे पास तो 1988 से 2024 तक है, 2025 वाले बच्चों के लिए था, मैंने इसे थोड़ा जल्दी ले लिया था। मैंने 11th की दिवाली के टाइम पे ले लिया था, वरना आप अगर 12th वाले बच्चों मेरे साथ जो मतलब 12th में थे उनके पास 2025 तक का था। तो बट इसमें 37-38 ईयर्स का रिकॉर्ड आता है, तो इसमें बहुत सारा ना ऐसा पार्ट होता है जो कैंसिल है, मतलब अब वो पार्ट है ही नहीं, तो उसको फिर ना वो कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं बताती हूँ आप लोग को मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ना ऐसा बहुत सारा इसमें पार्ट होता है। स्टार्टिंग के में ज़्यादा होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखो ये मैंने लगातार जो ये कट्स मार रखे ना, ये बहुत पुराने टाइम का डेटा है जो अब आता भी नहीं है। तो यही इस बुक की एक ड्रॉबैक है कि इसमें इतने पुराने साल के सवाल है कि उन्हें देख के अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये भी नहीं पढ़ा, हमें तो ये भी नहीं पढ़ा, तो अगर आपको ये लिया है आपने, ये आपने ऑलरेडी ले रखी है या फिर आप लेने का सोच रहे हो, तो ये बात याद रखना भाई, इसमें बहुत एक्स्ट्रा मटीरियल है। इसमें यही PMT के सवाल है, एम्स के सवाल है, तो उनमें बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल आता था। अब नीट में इतना भी एक्स्ट्रा नहीं आता है, नीट वाले भी थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स में ऊंडे हुए हैं, उन्हें बायो में इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो इसलिए बायोलॉजी के लिए इतने 37 ईयर्स पुरानी बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 साल पुरानी बुक लो, 10 साल के PYQ सॉल्व करो, या मैक्स टू मैक्स नीट अपना चालू हुआ तो शायद 16-17 से नीट चालू हुआ है, तब के PYQs लो। AIPMT के भी आप चलो ले लो तो ले लो, बट AIPMT वाले साल में क्या होता था, बहुत पुराना सिलेबस आता था, तो वो थोड़ा इसका एक ड्रॉबैक है। बट ऐसे देखा जाए तो सही बुक है, आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो ना, उसके बाद ये करो तो कॉन्फिडेंस तो आ जाता है। तो अच्छी बुक है, बट इट्स ऑन यू कि ये हाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे को तो लगता था, आई डोंट नो मेरी मेंटालिटी है, सबकी मेंटालिटी थी, मुझे सवाल नहीं आते तो मुझे लगता था यार क्यों नहीं आ रहे, तो पर फिर भी तो जो भी है, बट या ये है कि ये लो, बट ये सोच के लो कि यार इसमें बहुत पुराना डेटा भी है, ये सवाल हमें अभी नहीं पढ़ा है, तो मतलब ये रेलिवेंट चीज़ें नहीं है, डोंट टेक स्ट्रेस। तो ये चीज़ें, वरना ये दोनों मैंने आउटसोर्स, मैंने कुछ बस यही 2 चीज़ें करी थी बायो के लिए, तो ये दोनों चीज़ें मस्त है, लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं, इतना कोई खतरनाक कुछ होगा नहीं। जो आपकी DLPs वगैरह वो चीज़ें सॉल्व कर लो, उनसे भी हो जाती है। अब बात करते हैं एक और द बेस्ट ट्रिक जो मैंने अप्लाई करी थी। अब मैं थी 12th, आई मीन मतलब मैंने 12th के साथ ही नीट दिया था, तो सॉरी, तो मेरा प्रैक्टिकल जब चल रहे थे ना, तो ये मैंने एक मिताली देसाई, जो मिताली मैम है जो MEMC से जिन्होंने MBBS करा है, उनका जो यूट्यूब चैनल है, उनका मैंने एक देखा था कि वो बताती थी कि जब वो प्रिपेयर कर रही थी ना, तो वो अपने जो भी लेक्चर्स होते थे, अपना जो भी होता था, उन्हें ऐसा ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी, और कभी घूमने जा रही है, पार्क में जा रही है, तो वो चैनल उसको सुन लेती थी, तो वो वर्चुअली मतलब आपको रिवाइज होता था सबकॉन्शियस माइंड में। तो मैंने भी ऐसा करा था ना, टेल यू गाइज, इट्स द बेस्ट ट्रिक इन द होल यूनिवर्स। मतलब इससे अच्छी ट्रिक मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने 12th के साथ दिया था, मैं प्रैक्टिकल्स देने जाती थी। अब मेरा प्रैक्टिकल, मेरा स्कूल है सर्वोदय, और सर्वोदय में कोटा की हूँ, तो कोटा वाले लोग को समझ आएगा कि रानपुर, और मैं टीचर्स कॉलोनी महावीर नगर में रहती हूँ, तो यहाँ से रानपुर बहुत दूर है। तो मैं जब यहाँ से वहाँ जाती थी, मेरा 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तो नहीं, बट हाँ 45 मिनट्स to 50 मिनट्स लग ही जाते हैं। तो तब तक क्या करो, तो मैं या तो कभी कभार जब मेरा बिल्कुल ही मूड ऑफ हो जाता और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं गाने सुनती थी। अदरवाइज मैं उसी चैप्टर को ईयरडोप्स पे लगा के मैं वो सुनती रहती थी चुपचाप, मतलब पूरी जर्नी में, और मेरे इससे चैप्टर्स रिवाइज जाते थे ऑन द वे ऑन द जर्नी, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता था, वो टाइम यूटिलाइज जाता है। बिकॉज एंथ्यूज में जब बच्चे होते हैं तो लगता है प्रैक्टिकल्स में टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है, तो आते जाते टाइम, जर्नी के टाइम पे, या जब वो वेट कराते, वो काम तो आप कर सकते हो। वेटिंग में तो खैर वो फोन अलाउ नहीं करते थे, बट जर्नी के टाइम पे तो आप ये चीज़ कर सकते हो, और वो बहुत अच्छी। लिटरली मैंने मॉलिक्यूलर ऐसे रिवाइज करा है, मैंने प्रिंसिपल ऐसे रिवाइज किया, मॉलिक्यूलर जो अपने बायो के 12th के चैप्टर्स है, बायोटेक रिवाइज करा है, मॉर्फोलॉजी रिवाइज किया, एनाटॉमी रिवाइज किया, ह्यूमन फिजियो रिवाइज करिए, प्लांट फिजियो रिवाइज करिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं बता चुकी हूँ, तो ये बहुत शानदार ट्रिक है एंड यू शुड अप्लाई इट। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने बस ये सारी बायोलॉजी के ब्रह्मास्त्र थे तो मैंने यूज़ करे थे, जो मैंने सारों को बता दिए। बस एक चीज़ और है कि मैंने जो वो 4 सवाल गलत करे, वो मैंने क्यों कैसे करे गाइज,
कुछ करो ना करो, द ओनली थिंग जो आप करो वो ये है, क्वेश्चंस अटेंटिवली पढ़ो। एटलीस्ट जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये सब मुझे सिखाते थे पर भी मैं उस दौरान मानती नहीं थी, बट मैं आज वो चीज़ मान रही हूँ। जेन्युइनली आपको आती हुई चीज़ जब आप गलत करके आते हो ना, उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता और उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होती। नीट में मैंने आप लोग को, जो बच्चे को जिन्होंने भी नीट दिया उन सबको याद होगा, एक प्लास्टिड का सवाल आया था कि बैक्टीरिया में ये किस में से क्या नहीं होता है, और मैंने लिटरली वहाँ पे प्लाज्मिड लिखा हुआ है, मैंने प्लाज्मिड को प्लास्टिड समझ के वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और मेरा वो क्वेश्चन गलत हो। और मैं कोलेस्ट्रॉम, मदर के मिल्क में कोलेस्ट्रॉम में कौन सा एंटीबॉडी होती है, मैं ये सवाल गलत करके आई हूँ जस्ट बिकॉज मैंने पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। तो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, सॉल्व योर पेपर, बायोलॉजी पेपर वेरी अटेंटिवली। मेक श्योर बायोलॉजी इज नॉट टफ, इट्स ऑलवेज ट्रिकी, and tricky can be make correct just with your attention. If you are solving a tricky question, the only thing that you can score in it is just one thing, which is be attentive, be mentally present here. And ये मेरी गलती थी उन चारों सवालों में। लिटरली जो टफ सवाल थे, जो कॉन्स्पिरेसी वाले सवाल थे, वो मैं सारे सही करके आई। मैं हैंडलेस लूप वाला सवाल सही करके आई थी, बट मैं वो 4 सवाल गलत करके आई थी। क्यों गलत करके आई थी? इसके पहले वाले नीट में मेरे 360 आ रहे थे, तो मेरा था कि यार मेरे को तो सब आता है, अपन ने पहले भी 360 फोड़ा, अपन इस बार भी, और इस बार की तो पहले ही बात लल्लू आई थी, तो मैंने था कि यार इस बार भी मैं 360 फोड़ लूँगी। एंड आई गॉट 340 मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और मेरी रैंक शिफ्ट हो गई है, 20 नंबर में कहाँ से कहाँ रैंक चली जाती है। तो मेक श्योर गाइज, बस इतना सा बोल रही हूँ, क्वेश्चन अटेंटिवली पढ़ना, अटेंटिवली एकदम सतर्क रह के सवाल पढ़ो। सवाल वो चीज़, बायो में सवाल ये होते हैं किस पॉइंट पे आपके लिए बंदूक वाला आदमी खड़ा कर रखा होगा, वो समझ भी नहीं आएगा एंड यू विल बी किल्ड। सो वेरी अटेंटिवली सॉल्व द क्वेश्चन। दिस वाज माय मिस्टेक जो मैंने करी और मैं जो मॉक्स में भी करती थी। तो बस हाँ, यही चीज़ है, बी अटेंटिवली सॉल्व द क्वेश्चंस, मेक शॉर्ट नोट्स, डू एनसीईआरटी थरली। एनसीईआरटी तो आपकी माँ बाप सब कुछ है, माई बाप सब कुछ है, सब कुछ करो। एंड yeah, that's it for today's video. यही सारी चीज़ें थी वीडियो के लिए। एंड या थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही फ्यू अदर स्टडी रिलेटेड वीडियो, लाइफ स्टाइल वीडियो सारे आते रहेंगे। एंड दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, दिस मच। Thank you. Bye. Keep spreading a disease called Mansi Ledia. Bye bye bacteria. Love you.